हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रिमार्केबल स्टडीज। आज की वीडियो है पार्ट 13 हमारे फंड फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर की। आज इस पार्ट से हम स्टार्ट करेंगे लॉन्ग न्यूमेरिकल्स, ताकि आपको क्लियर हो सके कि आपको एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपने फुल फ्लेज न्यूमेरिकल जो है वो किस तरह से अपने एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस चैप्टर में हमारे पास टोटल 3 पार्ट्स हैं जिन्हें हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है स्टेटमेंट और शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, सेकंड है फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस और फंड्स लॉस्ट इन ऑपरेशंस, और थर्ड पार्ट है स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड एप्लीकेशंस ऑफ फंड्स। जो इस चैप्टर के फर्स्ट 12 पार्ट्स हैं, मैंने इन 12 पार्ट्स में जो है चैप्टर के बेसिक समझाए हैं कि हमारे जो ये 3 पॉइंट्स है इस चैप्टर में हम उन्हें किस तरह से सॉल्व करते हैं, फॉर्मेट समझाए हैं, और मैंने अलग से इनके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करवाए हैं। अगर आपने लॉन्ग न्यूमेरिकल स्टार्ट करने हैं तो आप उससे पहले बेसिक जो वीडियोस हैं, बेसिक पार्ट्स हैं, वो उन्हें ज़रूर देखें। आप उन्हें ज़रूर देखें ताकि आपको सभी कंसेप्ट्स जो है वो अच्छे से क्लियर हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तब आपको उसके क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही मेंशन होगा, प्रिपेयर अ फंड फ्लो स्टेटमेंट। आपको एक फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर करनी है। अब चलिए आगे हम बैलेंस शीट हमें गिवन है क्वेश्चन में। चलिए सबसे पहले हम बैलेंस शीट को एक बारी रीड कर लेते हैं। सबसे पहले हमें 2 ईयर्स गिवन है, 2015 और 2016। जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करें तो सबसे पहले चेक कर लें कि आपका ओपनिंग ईयर कौन सा है और क्लोजिंग ईयर कौन सा है। 2015 जो है वो हमारा ओपनिंग ईयर है, इट मीन्स प्रीवियस ईयर है, और 2016 जो है वो हमारा क्लोजिंग ईयर है, इट मीन्स हमारा करंट ईयर है। चलिए ये बात तो हमें क्लियर हो गई है। अब चलिए आगे एक बारी बैलेंस शीट हम रीड जरूर कर लेते हैं। सबसे पहले हमें लायबिलिटी साइड पर गिवन है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में हमें गिवन है शेयर कैपिटल और शेयर कैपिटल की वैल्यूज गिवन है। उसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस में हमें गिवन है प्रॉफिट और लॉस का बैलेंस, ये अमाउंट्स भी हमें गिवन है। उसके बाद हमें गिवन है नॉन करंट लायबिलिटीज जिनकी वैल्यूज नील हैं। क्वेश्चन में नॉन करंट लायबिलिटीज की कोई भी अमाउंट गिवन नहीं है। उसके बाद करंट लायबिलिटीज में हमें एक ही अमाउंट गिवन है, क्रेडिटर्स, एक ही आइटम है क्रेडिटर्स। उसके बाद चलिए एसेट साइड का भी हम एक बारी ओवरव्यू ले लेते हैं। एसेट साइड पर हमें नॉन करंट एसेट्स गिवन है पहले और उनकी अमाउंट्स गिवन है। उसके बाद हमें करंट एसेट्स क्वेश्चन में गिवन है। ये बिल्कुल एक सिंपल न्यूमेरिकल है ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि हम फंड फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर का जो क्वेश्चन होता है उसे किस तरह से सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन को। सबसे पहले हम क्वेश्चन में प्रिपेयर करेंगे स्टेटमेंट और शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। मैंने यहाँ पर फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया है स्टेटमेंट और शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल का। फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ है। अगर आपको अभी तक क्लियर नहीं है कि हम इसे किस तरह से प्रिपेयर करते हैं तो आप चैनल से वीडियो चेक कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हमने नोट करने हैं करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। ये आपको बैलेंस शीट गिवन है। सबसे पहले हमने जब फर्स्ट पॉइंट सॉल्व करना है तो उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ अगर ज़रूरत है तो वो है करंट लायबिलिटीज़ और करंट एसेट्स की। करंट लायबिलिटीज़ में हमें गिवन है क्रेडिटर्स और प्रीवियस और करंट ईयर दोनों की जो अमाउंट्स हैं वो गिवन है। और करंट एसेट्स में हमें गिवन है स्टॉक इन ट्रेड, डेटर्स और कैश। चलिए अब हम इन सभी चीज़ों को जो है वो अपने फॉर्मेट में नोट डाउन कर लेते हैं। चलिए देखिए मैंने यहाँ पर जो है वो अमाउंट सारी नोट डाउन कर ली हैं। अब चलिए हम इन्हें कंपेयर करते हैं और फिर हम देखते हैं कि हमारी वर्किंग कैपिटल के ऊपर जो है वो चेंजेस का क्या इफेक्ट आया है। प्रीवियस ईयर में जो है वो कैश की वैल्यू थी 1,10,000 और करंट ईयर में वैल्यू है 1,70,000। हमारा जो कैश है, कैश इंक्रीज हुआ है। हमें पता है जब भी हमारा करंट एसेट इंक्रीज होता है तो हमारी वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होती है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल और करंट एसेट्स के बीच में जो है वो पॉजिटिव रिलेशन होता है। अगर आपको अभी तक क्लियर नहीं है कि हमें इंक्रीज डिक्रीज के कॉलम में कैसे अमाउंट्स फिल करनी है तो आप चैनल पर वीडियो ज़रूर देखें। पार्ट 2
फंड फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर की, उसमें मैंने ये सारे पॉइंट्स क्लियर किए हैं। उसके बाद डेटर्स, पहले डेटर्स की वैल्यू थी 1,60,000 और अब डेटर्स की वैल्यू है 1,50,000। हमारे जो डेटर्स हैं वो डिक्रीज हुए हैं। जब करंट एसेट डिक्रीज होता है तब वर्किंग कैपिटल भी डिक्रीज होती है। अमाउंट आएगी जितनी इन दोनों में डिफरेंस होगा। उसके बाद स्टॉक, पहले स्टॉक की वैल्यू थी 85,000 और अब स्टॉक की वैल्यू है 1,05,000। हमारा जो स्टॉक है वो इंक्रीज हुआ है। जब करंट एसेट इंक्रीज होता है तब हमारी वर्किंग कैपिटल भी जो है वो इंक्रीज होती है। हमने यहाँ पर अमाउंट्स जो है वो फिल कर ली। चलिए अब टोटल कर लेते हैं प्रीवियस ईयर का और करंट ईयर का। या 1,10,000 प्लस 1,60,000 प्लस 85,000, क्या आ जाएगा 355,000। और उसके बाद करंट ईयर का भी टोटल कर ले, 1,70,000 प्लस 1,50,000 प्लस 1,05,000, किया जाएगा 4,25,000। अब चलिए क्रेडिटर्स को भी कंपेयर कर लेते हैं। एक ही है अमाउंट हमारी करंट लायबिलिटीज में। पहले क्रेडिटर्स की वैल्यू थी 1 लाख और अब उनकी वैल्यू है 70,000। हमारे जो क्रेडिटर्स हैं वो डिक्रीज हुए हैं। जब भी हमारी कोई करंट लायबिलिटी डिक्रीज होती है तब हमारी वर्किंग कैपिटल जो है वो इंक्रीज होती है। अमाउंट आ जाएगी जितना डिफरेंस होगा 1 लाख और 70,000 के बीच में। अब यहाँ पर एक ही अमाउंट है तो यहाँ का टोटल लिख लेते हैं। अब हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना होता है वर्किंग कैपिटल। ये भी आप सब जानते हैं हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम प्रीवियस ईयर और करंट ईयर दोनों की अलग अलग वर्किंग कैपिटल जो है वो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले प्रीवियस ईयर की कैलकुलेट करते हैं। प्रीवियस ईयर में करंट एसेट्स और उसके करंट लायबिलिटी से अगर मैं इन दोनों को एडजस्ट करूं, देखिए मैं यहाँ लिख रही हूँ वर्किंग कैप, मेरे पास जगह नहीं है, चलिए मैं यहाँ लिख देती हूँ वर्किंग कैपिटल फॉर प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर के करंट एसेट्स हमने टोटल लिखा हुआ है 355,000 माइनस प्रीवियस ईयर की करंट लायबिलिटीज 1 लाख, यह आ जाएगा 255,000। इसी तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे वर्किंग कैपिटल फॉर करंट ईयर। करंट ईयर के करंट एसेट्स कितने हैं 425,000 माइनस 70,000, यह आ जाएगा हमारे पास 355,000। ये हमारे पास वर्किंग कैपिटल्स की वैल्यू आ गई है। अब आप इसे यहाँ पर फिल कर लें। ये हमने अमाउंट्स यहाँ पर फिल कर ली। अब चलिए सबसे पहले हम बैलेंस करते हैं इंक्रीज और डिक्रीज के कॉलम को। इंक्रीज कॉलम ज़्यादा है इसलिए पहले इसका टोटल कर लेते हैं। 60,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000, यहाँ पर आ जाएगा 1,10,000। उसके बाद इधर की साइड है हमारे पास सिर्फ 10,000। अगर मैं इन दोनों को माइनस करूँ 10,000 तो मेरे पास डिफरेंस बचेगा 1 लाख का। ये आ गई मेरी बैलेंसिंग फिगर। उसके बाद हम चलिए इधर चेक करते हैं। इधर सबसे पहले टोटल ज़्यादा है करंट ईयर का, पहले हम करंट ईयर का टोटल लिख लेते हैं दोनों साइड्स पर। उसके बाद जब मैं माइनस करूँगी 355,000 माइनस 255,000 तो मेरा इधर बैलेंस बच रहा है 1 लाख। अगर मेरा जितना इधर दोनों ईयर्स में डिफरेंस बचा है और जितना इधर डिफरेंस बचा है, अगर ये डिफरेंस सेम आता है तो इट मीन्स जो है वो हमारा आंसर ठीक है। अब हमने यहाँ पर फिल करना है तो हमें पता है यहाँ पर हम लिखेंगे नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। पहले हमारी वर्किंग कैपिटल थी 255 लेकिन अब हो चुकी है 355। इट मीन्स हमारी वर्किंग कैपिटल में अब इंक्रीज आया है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। चलिए ये हमारा सॉल्व हो गया है फर्स्ट पॉइंट। चलिए अब सॉल्व करते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में हम कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस और फंड्स लॉस्ट इन ऑपरेशंस। ये है हमारा सेकंड पॉइंट। सबसे पहले मैंने आपको बताया हुआ है कि हम इसे स्टार्ट करते हैं क्लोजिंग बैलेंस से। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्लोजिंग बैलेंस देखिए हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है। ये हमारे पास बैलेंस शीट है,
ठीक है। बैलेंस शीट में हमें रिजर्व्स एंड सरप्लस में प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस गिवन है। क्लोजिंग बैलेंस होता है जो हमारा क्लोजिंग ईयर का बैलेंस होता है, और क्लोजिंग ईयर का जो बैलेंस है वो हमें गिवन है 30,000, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 30,000। उसके बाद जो है वो हम क्वेश्चन में लिखते हैं, हम ऐड करते हैं नॉन फंड एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब हमने यहाँ पर ये सारी चीज़ें ऐड क्यों करनी है ये भी मैंने आपको अलग से समझाई है। पार्ट 6 है वो, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे ज़रूर देखें। अब आप देखिए, हमें बैलेंस शीट में कहीं भी किसी भी तरह के एक्सपेंसेस या इनकम्स के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। आप देख सकते हैं करंट एसेट्स को हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, ठीक है। इधर से करंट लायबिलिटीज़ यूज़ कर चुके हैं। यहाँ से भी नॉन करंट एसेट से भी हमें कोई एक्सपेंस नहीं पता लग रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस भी हमने यूज़ कर लिया है, करंट लायबिलिटीज़ भी यूज़ कर चुके हैं। शेयर कैपिटल में से भी कोई एक्सपेंस के बारे में पता नहीं लगेगा। इसका मतलब है हमें क्वेश्चन में कहीं भी नॉन ऑपरेटिंग या नॉन फंड एक्सपेंसेस के बारे में गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पर ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद हम माइनस करते हैं नॉन फंड एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। इनकम्स भी देखिए, हमें क्वेश्चन में किसी भी तरह की इनकम भी हमें गिवन नहीं है। इट मीन्स यहाँ भी कोई अमाउंट नहीं आएगी। हम इसे एंड करते हैं ओपनिंग बैलेंस से। ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ओपनिंग बैलेंस होता है जो आपको ओपनिंग ईयर का बैलेंस दिया होता है। ये दिया है हमें 15,000, तो हमने यहाँ लिख दिया बाहर 15,000 ब्रैकेट में, क्योंकि हमने इसे माइनस करना होता है। सो 30,000 माइनस 15,000, ये आ जाएगा हमारे पास 15,000। और ये हमने कैलकुलेट किया है फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस। अगर यही 15,000 नेगेटिव में आ जाता तो हम यहाँ पर लिखते फंड्स लॉस्ट इन ऑपरेशंस। चलिए, हमने अब यहाँ पर 2 पॉइंट्स ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिए हैं। फर्स्ट था हमने किया स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, और सेकंड किया फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस। चलिए अब हम अपना थर्ड पॉइंट सॉल्व करते हैं, जो है स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड एप्लीकेशंस ऑफ फंड्स। अब देखिए, मैंने यहाँ पर फॉर्मेट ड्रॉ किया हुआ है। अब स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड एप्लीकेशंस में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। अब बैलेंस शीट जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, अब उसमें जितनी चीज़ें या जितनी आइटम्स बच गई होंगी वो सभी जो है वो हमारी सोर्सेज और एप्लीकेशंस ऑफ फंड्स में आएंगी। अब आप देख सकते हैं, अगर मैं देखो करंट एसेट साइड पर हम करंट एसेट्स को यूज़ कर चुके हैं, अब इनका दोबारा और कहीं यूज़ नहीं होगा। अगर कुछ बचा है तो वो है नॉन करंट एसेट्स, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। इट मीन्स ये दोनों जो है वो हमारे थर्ड पॉइंट में आएंगे। हमेशा ध्यान रखिए, बैलेंस शीट में आपको जितनी चीज़ें गिवन होंगी वो सारी सिर्फ एक एक बार ही हर एक पॉइंट में आएगी। करंट एसेट जो है वो हमने ऑलरेडी स्टेटमेंट और शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में नोट कर लिए हैं। अब ये दोबारा और कहीं भी यूज़ नहीं होंगे, हमेशा इस बात का ध्यान रखें। इसी तरह से ही करंट लायबिलिटीज़ भी हम यूज़ कर चुके हैं, अब दोबारा इनका यूज़ कहीं नहीं होगा। प्रॉफिट और लॉस का बैलेंस भी हम यूज़ कर चुके हैं, इन्हें भी अब हम दोबारा कहीं यूज़ नहीं करेंगे। अगर कुछ बचा है लायबिलिटी साइड पर तो वो बचा है शेयर कैपिटल, जिसे हम अपनी थर्ड स्टेटमेंट में यूज़ करेंगे। ध्यान रखें, थर्ड स्टेटमेंट आप जब भी बनाएंगे तो ज़रूरी है आपको वर्किंग नोट्स में जो है वो अकाउंट्स शो करने हैं। जैसे यहाँ प्लांट और मशीनरी है, फर्नीचर है और शेयर कैपिटल है, आपको इन सभी के सेपरेट अकाउंट्स जो है वो वर्किंग नोट्स में शो करने हैं। फिर अकाउंट से हमें एक फाइनल अमाउंट पता लगेगी जो हम अपनी स्टेटमेंट में फिल करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर फॉर्मेट ड्रॉ किया हुआ है अकाउंट्स का, और आपको वर्किंग नोट्स में ये सारे अकाउंट्स बनाने हैं। चलिए 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने बनाना है प्लांट और मशीनरी का अकाउंट। सबसे पहले देखिए, प्लांट और मशीनरी जो है एक तरह का एसेट है, इसलिए ये हमेशा डेबिट साइड से स्टार्ट होगा। अब यहाँ पर आपको बैलेंस नोट डाउन करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। अब बैलेंस शीट में देखें, प्लांट एंड मशीनरी का ब्रॉड डाउन गिवन है 50,000, ठीक है, और कैरी डाउन दिया हुआ है 60,000। हमने यहाँ पर फिल कर लिया। अब क्वेश्चन में हमें कोई भी एडजस्टमेंट गिवन नहीं है,
कि एसेट और मशीनरी में से हमने कुछ बेचा है या नहीं, या डेप्रीसिएशन लगाई है या नहीं। तो हमने अब सिर्फ अकाउंट्स को बैलेंस करना है। अब देखिए किस साइड बैलेंस कम है, डेबिट साइड पर बैलेंस कम है। जब भी डेबिट साइड पर बैलेंस कम हो तो हम जो बैलेंस होता है वो ट्रांसफर करते हैं टू बैंक परचेज बैलेंसिंग फिगर। जितना डिफरेंस आया आप यहाँ पर डाल दें 10,000, ये इधर आ जाएगा, टोटल लिख दिया। बिल्कुल सिंपल है, जैसे आपने सीखे ही हैं अकाउंट्स बनाने, अकाउंट्स बैलेंस करने, उसी तरह से ही हमने इन्हें बैलेंस किया है। अब कई बार जो है वो बच्चे पूछते हैं कि हम बाय वाली साइड जब डिफरेंस बचता है तो हम उसे कैसे बैलेंस करते हैं, डेप्रीसिएशन डालनी है बैलेंस में या फिर हमने बाय बैंक सेल डालना है। तो आप हमेशा याद रखें, अगर आपको क्वेश्चन में डेप्रीसिएशन का कोई पॉइंट दिया है तभी डेप्रीसिएशन डालें, अदरवाइज हमेशा सेल में ही अपना डिफरेंस डालें। आगे चलिए सॉल्व करते हैं फर्नीचर का अकाउंट। फर्नीचर का हमें ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में 10,000, यह आ गया 10,000, और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 15,000। अब इसके बारे में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं दी है तो हम इसे भी बैलेंस कर देंगे। इसका भी बैलेंस जो है वो डेबिट साइड ही बच रहा है। इट मीन्स टू बैंक परचेज बैलेंसिंग फिगर 5,000। आप इसका मतलब तो ज़रूर जानते ही होंगे कि अगर डेबिट साइड हम बैलेंस डालते हैं तो इसका मतलब होता है हमने जो है वो ड्यूरिंग द ईयर फर्नीचर का कुछ पार्ट परचेज किया है। अगर बाय वाली साइड हम डालते हैं बाय बैंक तो इसका मतलब होता है कि हमने फर्नीचर का कुछ पार्ट जो है वो सेल कर दिया है। अब चलिए इसे भी बैलेंस कर लेते हैं। अब लास्ट में बचता है हमारे पास शेयर कैपिटल का अकाउंट। शेयर कैपिटल हम लाइबिलिटी साइड शो करते हैं, तो ध्यान रखिए इसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, ये क्रेडिट साइड से स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस जो है वो नोट कर लेंगे। क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस जो है वो 2015 का गिवन है हमें 3 लाख, और क्लोजिंग बैलेंस हमें गिवन है 4 लाख। ये आप देख सकते हैं 3 लाख ओपनिंग बैलेंस है और 4 लाख जो है वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। अब हमें इस अकाउंट को बैलेंस करना है। किस साइड डिफरेंस है, क्रेडिट साइड डिफरेंस है, इसे भी बैलेंस करना है। तो जिस साइड डिफरेंस बचता है उस साइड आप बाय बैंक सेल या परचेज डाल दें। अब हमने यहाँ पर लिख दिया बाय। अब अगर इसका क्रेडिट साइड डिफरेंस बच रहा है तो इट मीन्स हमने यहाँ पर इशू की है शेयर कैपिटल। डिफरेंस यहाँ पर आ जाएगा 1 लाख, दैट इज बैलेंसिंग फिगर, और हमने यहाँ पर जो है वो साइड का टोटल लिख दिया। अगर इसका बैलेंस 2 वाली साइड पर बचता तो हम उसका मतलब होना था कि हमने शेयर कैपिटल रिडीम कर दी है। ठीक है, सो हमेशा ध्यान रखें आपको साथ में यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लिखना है, इशू लिखना है या रिडम्पशन लिखना है। चलिए ये हमारे हो गए सभी अकाउंट्स कंप्लीट। अब देखिए हमने यहाँ पर परचेज किया है, इट मीन्स ये एक तरह की एप्लीकेशन है। सोर्सेज और एप्लीकेशंस क्या होते हैं ये भी मैं अपनी लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। पार्ट 11 में सोर्स और एप्लीकेशंस क्या होते हैं। जहाँ से बिजनेस में से फंड्स का आउटफ्लो होगा वो सारी एप्लीकेशंस होती हैं। अब मैंने अगर मशीन परचेज की है तो बिजनेस में से फंड्स का आउटफ्लो हुआ है, सो इट इज़ एन एप्लीकेशन। तो ये जो है वो एप्लीकेशन वाली साइड पर आएगा। क्या आएगा एप्लीकेशन, तो हमने यहाँ पर लिख दिया परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। अमाउंट हमने लिखी यहाँ पर 10,000, ये 10,000 आपको लिखना है। उसके बाद दूसरे अकाउंट पर चलते हैं, फर्नीचर एंड फिक्चर्स। उसमें भी हमारे पास परचेज में ही डिफरेंस आया था, तो हमने यहाँ पर लिख दिया परचेज ऑफ फर्नीचर एंड फिक्चर्स। अमाउंट हमने लिख दी 5,000। उसके बाद हमने शेयर कैपिटल में डिफरेंस डाला, इशू ऑफ शेयर कैपिटल। इट मीन्स हम जब भी शेयर कैपिटल इशू करते हैं तब बिजनेस में फंड्स आते हैं, तो इट मीन्स हम यहाँ पर लिख देंगे सोर्स वाली साइड में इशू ऑफ शेयर कैपिटल, क्योंकि फंड्स का इनफ्लो हुआ है बिजनेस में। डिफरेंस हम डाल देंगे, अमाउंट हम डालेंगे 1 लाख। उसके बाद मैंने आपको समझाया था कि अगर हमारा फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस कैलकुलेट करते हैं तो वो सोर्सेज वाली साइड आएगा, अगर हम फंड्स लॉस्ट इन ऑपरेशंस कैलकुलेट होता है तब वो एप्लीकेशंस वाली साइड पर आता है। अब हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस, अमाउंट है 15,000।
उसके बाद मैंने आपको समझाया था कि अगर नेट डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट होता है फर्स्ट पॉइंट में से, तो वो हम सोर्सेज वाली साइड पर लिखते हैं। अगर नेट डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल नेट इंक्रीज इन, अगर नेट डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट होता है तो हम उसे यहाँ पर सोर्सेज वाली साइड में लिखते हैं। अगर नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट होता है तब हम उसे जो है वो एप्लीकेशंस वाली साइड पर मेंशन करते हैं। और हमने इस क्वेश्चन में नेट इंक्रीज कैलकुलेट किया था तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1 लाख। ये वाला नेट इंक्रीज जो हमने स्टेटमेंट और शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में कैलकुलेट किया था 1 लाख बैलेंसिंग फिगर, ये हमने अपनी एप्लीकेशंस वाली साइड पर जो है वो नोट डाउन करना है। ये हमने यहाँ पर नोट कर लिया। नेट इंक्रीज है तो एप्लीकेशन साइड, अगर नेट डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है तो वो सोर्सेज वाली साइड पर हमने नोट करना है। चलिए अब हम इन दोनों को बैलेंस टोटल कर लेते हैं और चेक करते हैं कि हमारा जो आंसर है वो कितना आया है। 1 लाख प्लस 15,000। पहले मैंने जो है ये सोर्सेज वाली साइड का टोटल किया है, यहाँ पर आ गया 115,000। अब देखते हैं हमारी एप्लीकेशन साइड का कितना टोटल आया है। 10,000 प्लस 5,000 प्लस 1 लाख, इसका भी टोटल आया है 115,000। अगर दोनों साइड्स का टोटल आपका सेम आ रहा है, टैली कर रहा है, इट मीन्स आपका जो क्वेश्चन है वो सही है। अदरवाइज आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत है। आपको दोबारा से एक बार ही सारा क्वेश्चन चेक करना होगा। बिल्कुल सिंपल होता है इसका क्वेश्चन, इतना ज़्यादा आपको मुश्किल क्वेश्चन भी नहीं आता है एग्जाम्स में। बस ये है कि कुछ ऐसी एडजस्टमेंट्स हैं जो रिपीट होती हैं हमेशा एग्जाम में, और मैं आपको वो सारी एडजस्टमेंट्स बताऊंगी कि हम उन्हें किस तरह से सॉल्व करते हैं। बस इस क्वेश्चन में पॉइंट था कि आपको नोट्स, जो वर्किंग नोट्स है उसमें आपको अकाउंट्स जो है वो बनाने आने चाहिए, तो आपका क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया ताकि आपको क्लियर हो सके कि हम जो है इस चैप्टर का जो फुल फ्लेज न्यूमेरिकल है वो किस तरह से सॉल्व करते हैं। इससे जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी हम उनमें कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे। आपको याद होगा, आपने जब +2 में कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर पढ़ा है तो आपको उस क्वेश्चन में बैलेंस शीट के बाद कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन होती है 4-5 पॉइंट्स। इसी तरह से जो फंड फ्लो का भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसमें भी आपको इसी तरह से एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 4-5 पॉइंट्स गिवन होंगे। हम नेक्स्ट वीडियो से पढ़ेंगे कि हम उन एडजस्टमेंट्स को अब किस तरह से एडजस्ट करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और प्रपोज्ड डिविडेंड। ये मैंने पहले भी बताया है कि मैं इनके ऊपर सेपरेट वीडियोस बनाऊंगी ताकि आपको ये पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो सके, और आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा फॉर श्योर आपको उसमें प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और प्रपोज्ड डिविडेंड का पॉइंट भी ज़रूर आएगा। तो आप नेक्स्ट वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।